हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वन शॉट वीडियो ऑफ चैप्टर 11th ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि है थियरी ऑफ सप्लाई। इससे पहले 10 चैप्टर्स का वन शॉट वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने पूरे ही चैप्टर को एक ही वीडियो में रिवाइज़ किया है। तो अगर आप वो प्लेलिस्ट मतलब वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। अब हम बात करते हैं आज के चैप्टर की, जो कि है थियरी ऑफ सप्लाई। थियरी ऑफ सप्लाई में हमें सिर्फ सप्लाई और सप्लाई फंक्शन, सप्लाई का कर्व और उसके डिटर्मिनेंट्स और ये सारी चीज़ें पढ़नी है। साथ ही साथ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी हम पढ़ेंगे और सप्लाई कर्व में मूवमेंट्स और शिफ्ट्स कैसे होते हैं, ये सारी ही चीज़ें हमें पढ़नी है। तो जैसे जैसे आपको याद हो, हमने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था थियरी ऑफ डिमांड में, वही सारे टॉपिक्स हैं, बस वो क्या है, डिमांड की जगह सप्लाई के बारे में पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सप्लाई से कि सप्लाई होता क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई क्या है। देखो, सप्लाई क्या होता है, जब लेट अस सपोज कोई एक कमोडिटी है जिसका प्राइस क्या है, वो 10 रुपये है, ठीक है। तो उस टाइम पे एज अ प्रोड्यूसर सप्लाई क्या है, सबसे पहली बात सप्लाई प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है या फिर कोई फर्म करती है। तो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, जब कोई भी कमोडिटी जो मैं बना रही हूँ, जैसे ये मार्कर 10 रुपये का है, जब ये मार्कर का प्राइस, तो मैं उसकी 50 यूनिट्स बेच रही हूँ। और जैसे ही वो प्राइस उसका बढ़ा, 20 रुपये हो गया, तो मैं क्या करूँगी, उसकी जो यूनिट्स जो मैं बेच रही थी कम करूँगी या ज़्यादा करूँगी। देखो, एज अ प्रोड्यूसर मैं क्या करूँगी, मैं उसकी यूनिट्स बढ़ा दूँगी। मैं सोचूंगी यार प्राइस बढ़ गया है तो मैं क्यों ना और ज़्यादा बेचूँ जिससे मेरा ज़्यादा फ़ायदा हो। तो मैं क्या करूँगी, उसकी यूनिट्स बढ़ा दूँगी। अब प्राइस और बढ़ गया, 25 रुपये हो गया, तो मैं उसकी और यूनिट्स बढ़ा दूँगी। तो ऐसे कर करके जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं प्राइस में, वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आता जा रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये सप्लाई बताती है। सप्लाई क्या है, सप्लाई रेफर्स टू different quantities that a producer is willing to sell at different possible prices। मैं अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पे इतनी इतनी क्वांटिटीज़ बेचना चाहती हूँ और यही सप्लाई होती है, ठीक। तो सप्लाई क्या है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, और वो भी प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है सप्लाई के अलावा, स्टॉक। एक टर्म होता है सप्लाई और एक टर्म होता है आपका स्टॉक। तो सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस है, देखो स्टॉक क्या है, स्टॉक मतलब कि जो भी मेरे पास सामान इकट्ठा है मेरे पास, जैसे ये मार्कर है, एक मार्कर मैंने प्रोड्यूस नहीं किया, मैंने लाखों मार्कर्स प्रोड्यूस करे हैं, तो मेरे पास उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना स्टॉक है। मान लो 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख मार्कर्स मैंने प्रोड्यूस करे, तो वो क्या हो गया, मेरे पास 1 लाख का स्टॉक हो गया। पर अभी इस मार्कर का प्राइस 10 रुपये है, तो मैं जैसे 10 रुपये है तो मैं सिर्फ 50 मार्कर्स बेचना चाहती हूँ। ये हो गई सप्लाई, ठीक है, मतलब उस टाइम पर मैं कितने बेचना चाहती हूँ। फिर क्या हुआ, बाद में जाके 25 रुपये प्राइस हो गया, उस टाइम पे मैंने 85 यूनिट्स बेची, तो ये उस टाइम की सप्लाई हो जाएगी। पर स्टॉक क्या है, ओवरऑल जो मैंने प्रोडक्शन करके रखा हुआ है 1 लाख मार्कर्स का, वो स्टॉक है। तो स्टॉक और सप्लाई में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्या होता है। अब इसी के बाद बात आती है सप्लाई स्केड्यूल की। देखो, ये जो मैंने ऐसे बनाया है ना, अगर मैं अभी इसको क्या करूं, इसको अच्छा यहाँ पे रब कर देते हैं, इसी को मैं अभी एक टेबल की फॉर्म में बना दूं, तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई स्केड्यूल हो जाएगा। तो सप्लाई स्केड्यूल क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक टेबल है जो कि शो करती है कि इस पॉसिबल प्राइस पे इतनी इतनी क्वांटिटी एक प्रोड्यूसर बेच रहा है। जब प्राइस 10 रुपये था तो वो 50 बेच रहा था, जब प्राइस बढ़ गया 20 रुपये हो गया तो वो 70 बेच रहा था, और जब प्राइस और बढ़ा तो वो 80 या फिर 85 बेच रहा था। तो ये एक टेबल है और इसी टेबल को हम स्केड्यूल बोलते हैं। सप्लाई स्केड्यूल क्या करता है, ये एक टेबल है जो हमको शो करता है कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे इतनी इतनी क्वांटिटीज़ एक प्रोड्यूसर विलिंग है बेचने के लिए, राइट। अब सप्लाई स्केड्यूल के बाद आता है आपका सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व कैसे बनता है, सप्लाई कर्व कैसे बनेगा, देखो सप्लाई कर्व का शेप सबको पता है। सप्लाई कर्व का शेप होता है इस तरीके का, ठीक है। ये है आपका सप्लाई कर्व, यहाँ पे है आपका प्राइस, इधर एक्स एक्सिस पे है आपका क्वांटिटी। तो सप्लाई कर्व क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से सिर्फ मैं बताऊंगी क्योंकि वन शॉट है। तो ये क्या है, एक तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। ये क्या है, एक तो अपवर्ड स्लोपिंग है,
और साथ ही साथ ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। ये पॉजिटिव रिलेशन बताता है, पॉजिटिव रिलेशन बताता है किस किस के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। जैसे प्राइस अभी इतना था तो क्वांटिटी इतनी थी, जैसे ही प्राइस बढ़ा, प्राइस यहाँ आ गया तो क्वांटिटी भी बढ़ गई। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, क्योंकि ये डिमांड की तरह नहीं है। सप्लाई के जो सप्लाई का हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। अगर मैं एक दुकानदार हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा रुपए में बेचूं, जिससे कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो जैसे जैसे प्राइस जब बढ़ता जाएगा तो मैं अपनी सप्लाई भी बढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, अपवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, ये होता है सप्लाई कर्व। अब हम बात करते हैं जब सप्लाई उसका सप्लाई का स्लोप की। तो स्लोप ऑफ सप्लाई क्या होता है, स्लोप ऑफ सप्लाई, स्लोप ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, यानी कि चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो सप्लाई का जो स्लोप होता है वो क्या है, रेशियो है बिटवीन द चेंज इन प्राइस टू चेंज इन क्वांटिटी। मतलब प्राइस में कितना चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है। प्राइस में इतना चेंज हुआ, 10 रुपये बढ़ गए, तो मैंने क्वांटिटी में कितना बदलाव लाया, 20 रुपये। तो अगर हम इसका स्लोप निकालें इतने हिस्से का, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन प्राइस कितना हुआ यहाँ पे 10 रुपये, क्वांटिटी में कितना चेंज आया 20 रुपये, यानी कि 1/2। इसका मतलब ये है कि जब जब प्राइस 1 रुपया बढ़ जाएगा तो मैं अपनी क्वांटिटी जो है ना, यूनिट्स, मतलब वो 2 यूनिट्स बढ़ा दूंगी। इतनी सी बात आपको याद में रखनी है। ये है स्लोप ऑफ सप्लाई, सप्लाई कर्व का स्लोप। और सप्लाई कर्व का जो स्लोप है वो यही हमको क्या बताता है कि क्या कहते हैं, ये एक पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन द प्राइस एंड द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। साथ ही साथ जो स्लोप होता है ना, स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि सप्लाई कर्व हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का कर्व, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये जो स्लोप है ये कांस्टेंट रहता है, और ये वही पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है, साथ ही साथ अपवर्ड स्लोपिंग है। और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है स्लोप और कर्व और ये सब के बारे में। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। देखो सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। जब हम डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं, डिटर्मिनेंट्स वो होते हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सप्लाई को। डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करेंगे, वो क्या हैं, आपको सिंपली ये याद रखना है। Sx इज इक्वल्स टू एफ, यानी कि फंक्शन ऑफ Px PR, PF, NF, GP, TEX। ऐसे याद रख लो, Px PR PF NF GP TEX। ठीक है, एक बार और बोलो, याद हो जाएगा। Px PR PF NF GP TEX। ये आपको याद रखना है। ये सारे ही डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई के, जो कि किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, चाहे पॉजिटिवली या नेगेटिवली। ठीक है, अब इनके क्या क्या नाम हैं, सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी लिख देती हूँ। ये है आपका बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। फिर उसके बाद आता है टी। ये यहाँ पर क्या है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। जीपी क्या है यहाँ पे, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी। और जी क्या है यहाँ पे, गोल ऑफ द फर्म, गोल ऑफ फर्म। NF इज योर नंबर ऑफ फर्म्स। फिर आता है PF आपका होता है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस। PR है
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और पीएक्स है आपका ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, ओन प्राइस ऑफ गुड। ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं जो एक साथ किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। अब ये कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं ये मैं बताती हूँ साथ साथ। अच्छा हाँ, इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो पहले हम सारे एक साथ जान लेते हैं क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ओन प्राइस ऑफ द गुड की। ओन प्राइस मतलब इस मार्कर की, अगर मैं सप्लाई की बात करूँ तो इसकी खुद की प्राइस इसको कैसे अफेक्ट करेगी। अभी हमने पढ़ा, जस्ट अभी क्या पढ़ा था हमने कि जो कोई भी वो होता है आपका गुड, उसकी अगर प्राइस बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसकी सप्लाई भी आपको, अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ा देता है जो प्रोड्यूसर है, ठीक है। यानी कि प्राइस बढ़ा तो क्या हुआ, सप्लाई भी बढ़ गई। तो इन दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। और इस तरीके से क्या करती है, किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है खुद की प्राइस, ओन प्राइस, वो उसकी सप्लाई को अफेक्ट करती है, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बताती है और इसी को हम लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई ये बताता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जो आपका वो है, जो प्राइस है आपका किसी भी कमोडिटी का, उसमें और उसकी सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये बताता है लॉ ऑफ सप्लाई, राइट। लॉ ऑफ सप्लाई हम समझ लेंगे और बेसिक है, कुछ समझने वाली बात नहीं है। तो ये आपको फर्स्ट वाला पता चल गया, ओन प्राइस ऑफ गुड कैसे अफेक्ट करता है। अब बात आती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, मैंने बताया था, जैसे कि आपका हो गया टी और कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, जो मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सप्लीमेंट्री गुड्स जिन्हें हम कह सकते हैं, वो कैसे अफेक्ट करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक कमोडिटी है टी और एक है कॉफ़ी। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास है 100 एकर्स की लैंड है मेरे पास, ठीक है, 100 एकर्स की लैंड है। उसमें से मैं 40 एकड़ पे तो क्या करती हूँ, टी का प्रोडक्शन करती हूँ, 60 एकड़ पे क्या करती हूँ, मैं कॉफ़ी का प्रोडक्शन करती हूँ, ठीक है। 40 पे टी का, 60 पे कॉफ़ी का। और अब क्या हुआ, यहाँ पे टी का प्राइस है 10 रुपये और कॉफ़ी का है 20 रुपये, ठीक, ये हो गई बात। अब मेरे को क्या करना है, मैंने देखा कि जो टी का प्राइस है ना वो बढ़ गया है, टी का प्राइस बढ़ गया है। तो मैं क्या करूँगी, एज अ प्रोड्यूसर, जब प्राइस बढ़ता है तो मैं क्या करूँगी, सप्लाई भी बढ़ाऊँगी। अब सप्लाई बढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मुझे टी के लिए ज़्यादा ज़मीन चाहिए होगी। जब मैं पहले 40 एकड़ लैंड यूज़ कर रही थी, अब मुझे उसके लिए ज़्यादा ज़मीन चाहिए होगी, यानी कि अब मुझे मान लो 70 एकड़ चाहिए। अब टोटल मेरे पास क्या है, टोटल तो मेरे पास 100 एकड़ लैंड ही है, तो बचा हुआ 30 मैं कॉफ़ी में यूज़ करूँगी। अब क्या हुआ, कॉफ़ी में पहले मैं 60 यूज़ कर रही थी, अब मैं सिर्फ 30 ही यूज़ कर रही हूँ, यानी कि कॉफ़ी का प्रोडक्शन कम होगा, इससे कॉफ़ी की सप्लाई कम हो जाएगी। तो क्या हुआ, प्राइस इसका चेंज हुआ था, प्राइस इसका बढ़ा था पर सप्लाई इसकी कम हो गई। यानी कि अगर कोई गुड है उसका प्राइस बढ़ता है तो रिलेटेड गुड का प्राइस कम हो जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगा, और अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस घटता है तो रिलेटेड गुड का सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि नेगेटिव रिलेशन है इस गुड की प्राइस और इस गुड की सप्लाई में, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन है दोनों में। ये हो गया आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब बात आती है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी सामान हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मान लो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, आपको ज़्यादा लेबर को वेजेस देनी पड़ रही हैं, ज़्यादा रेंट पे करना पड़ रहा है, यानी कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। जब इनका वो बढ़ जाएगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो आप क्या करोगे, अपना प्रोडक्शन कम करोगे। और जब आप प्रोडक्शन कम करोगे तो क्या होगा, इससे सप्लाई भी कम होगी। तो यानी कि इन दोनों में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ा तो सप्लाई कम हुई, और ऐसे ही उसका उल्टा हो जाएगा। इनका प्राइस अगर कम हो जाता है तो आपको क्या होगा, सारा सामान सस्ता मिलेगा, पैसे आपके कम जाएंगे, यानी कि कॉस्ट कम लगेगी। कॉस्ट कम लगेगी तो प्रोडक्शन आप ज़्यादा करोगे और सप्लाई भी बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ़ फर्म्स। नंबर ऑफ़ फर्म्स क्या है, जैसे कि एक कोई मान लो कोई मार्कर है, मार्कर अगर सिर्फ ये एक ही फर्म है जो प्रोड्यूस करती है तो ये सप्लाई जनरेट कर पाती है 100 यूनिट्स की।
अब इसी की जगह इसी के साथ 3 फर्म्स और आ जाएं, वो भी कुछ कुछ मार्कर्स प्रोड्यूस करेंगी, तो क्या होगा, सप्लाई एक्स्ट्रा हो जाएगी, यानी कि एक्स्ट्रा मतलब बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो नंबर ऑफ़ फर्म्स जब बढ़ेंगी, मतलब वही ना, ज़्यादा दुकानें खुल जाएँ किसी चीज़ की तो ज़्यादा सप्लाई होगी, कम अगर दुकानें कम हो जाती हैं तो कम सप्लाई होगी। तो इनमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशन। फिर आता है गोल ऑफ द फर्म, कि जो हमारी फर्म है ना उसका गोल क्या है। तो जो फर्म्स होती हैं बेसिकली उनके देखो 2 गोल्स होते हैं। कोई फर्म होती है उसका गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरी एक फर्म है उसका है आउटपुट। ओके, सॉरी फॉर दिस। तो क्या होगा कि अगर कुछ फर्म्स होती हैं जिनका जो गोल होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, किसी का होता है आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, या फिर आप कह लो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो जो फर्म्स प्रॉफिट पर फोकस कर रही हैं तो वो क्या करेंगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तभी वो सप्लाई बढ़ाएंगी, ठीक है, प्राइस बढ़ता है तभी वो सप्लाई बढ़ाएंगी, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, प्राइस बढ़े तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो रेवेन्यू अर्न करें। पर जो फर्म्स होती हैं जिनका मोटो है कि आपका सब एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो, आउटपुट का मैक्सिमाइजेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेल बिक जाए, सेल मतलब सेल हो जाए, ज़्यादा उनका सामान बिके, तो वो क्या करेंगे, जो प्राइस है, एग्जिस्टिंग प्राइस है, उस पर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई बढ़ाएंगी, ठीक है। मान लो प्राइस है 10 रुपये, तो ऐसा नहीं है वो वेट करेंगे कि 10 से 12 हो, 15 हो, जितना भी हो, वो उसी पे सप्लाई ज़्यादा करेंगे। पर जो ये फर्म्स होती हैं कि जिनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है आपका गोल, तो वो क्या करेंगी, सिर्फ इंक्रीज्ड प्राइस पे ही सप्लाई बढ़ाते हैं, ठीक है। ये होता है गोल ऑफ फर्म का, मतलब जो गोल ऑफ द फर्म है वो कैसे अफेक्ट करेगा किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे अफेक्ट करती हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, या तो वो टैक्सेशन लगा देती है, टैक्सेस लगा दिए, या फिर वो क्या करेगी, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी, ठीक है। 2 तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी अफेक्ट करती है। अब मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स लगा दिया, तो आप जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लोगे, जैसे कि आप लेबर रख रहे हो, आप लैंड ले रहे हो, आप कैपिटल ले रहे हो, ये सब पे आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। टैक्स लग गया तो आपको पैसा आपका ज़्यादा जाएगा ना, टैक्स का भी पैसा देना पड़ेगा, तो क्या होगा, इससे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। कॉस्ट जब बढ़ेगी, मान लो टैक्स लगा, कॉस्ट मतलब टैक्स इंक्रीज़ हुआ, कॉस्ट बढ़ी, कॉस्ट जब बढ़ेगी तो ऑफकोर्स पहले वाली चीज़ आप क्या करोगे, प्रोडक्शन कम करोगे। जब प्रोडक्शन कम करोगे तो सप्लाई भी कम हो जाएगी अपने आप। इसी तरह अगर टैक्सेशन डिक्रीज़ हो जाता है, टैक्सेस डिक्रीज़ कर दिए, मान लो पहले 18% वाले स्लैब में था आपका कोई भी चीज़, अब वो 5% वाले स्लैब में आ गया, जीएसटी की अगर हम बात करें, तो क्या होगा, जब टैक्स कम होगा तो आपका कॉस्ट भी कम लगेगा। यहाँ पर कॉस्ट कम लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे और आपकी सप्लाई बढ़ेगी। इस तरीके से टैक्सेस इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि टैक्स बढ़ने से सप्लाई कम हुई और टैक्स कम होने से सप्लाई बढ़ी, यानी कि नेगेटिव रिलेशन है टैक्स में और सप्लाई में। पर सब्सिडीज़ क्या करती हैं, सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर रही है आपको, जैसे सिलेंडर पे हमको सब्सिडी मिलती है, कब में मिल जाता है सिलेंडर, ठीक है, तो क्या होगा, सब्सिडी यानी कि आपको एक तरह से हेल्प हो रही है। अब कोई भी चीज़ की जब आपको हेल्प होगी, यानी कि आपको मान लो एक्स्ट्रा पैसा ही मिल गया, तो क्या होगा, सब्सिडीज़ जब आपको देंगी गवर्नमेंट, तो क्या होगा, कॉस्ट आपकी कम लगेगी, कॉस्ट कम लगेगी तो प्रोडक्शन आप ज़्यादा करोगे और इससे आपकी सप्लाई भी बढ़ेगी, दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। इसी तरह सब्सिडी अगर हटा देती है गवर्नमेंट, डिक्रीज़ कर दी, तो क्या होगा, कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा, सप्लाई भी आपकी कम हो जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को। नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखो टेक्नोलॉजी मतलब जो भी आप मशीनरी और ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव है मतलब इम्प्रूव हो गई, आप अपनी कोई पुरानी मशीन यूज़ कर रहे थे, अब आपने क्या किया, आप इम्प्रूव्ड मशीन ले आए हो, नई मशीन ले आए हो, उससे क्या होगा, ऑब्वियसली कॉस्ट आपका कम आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे और सप्लाई भी बढ़ेगी। और इसी तरह अगर मान लो आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ ख़राबी हो गई या फिर कुछ भी हो गया या फिर डैमेज हो गई है, तो क्या होगा, आपका जो मतलब क्या कहते हैं, आपकी जो वो है सप्लाई वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका कॉस्ट ज़्यादा आएगा, प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई भी कम हो जाएगी। लास्ट है आपका बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। मतलब कोई जो प्रोड्यूसर होता है ना, वो हमेशा एक्सपेक्ट करता है बाद में जाके कि इस कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा।
मान लो वो क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाद में जाके कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, वो एक्सपेक्ट ये कर रहा है। कोई चीज़ अभी 10 रुपये की है तो वो सोच रहा है बाद में जाके वो 20 रुपये की हो जाएगी। तो अभी की बात करें तो वो अभी ये सोच कर कि बाद में बढ़ेगी, तो अभी के लिए वो क्या करेगा, सप्लाई कम कर देगा। वो सोचेगा कि मैं बचा हुआ सामान, जो सप्लाई कम कर दिया, बचा हुआ सामान मैं बाद में बेचूं, क्योंकि बाद में ज़्यादा प्राइस पे बेचूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न होगा। तो बाद का सोच के वो अभी सप्लाई कम कर रहा है। बाद में उसने सोचा सब प्राइस बढ़ेगा तो अभी वो सप्लाई उसने कम कर दी। यहीं वो अगर सोचे 20 रुपये है किसी भी कमोडिटी का प्राइस और वो सोचे कि बाद में जाके उसका प्राइस 10 रुपये हो जाएगा, यानी कि कम, तो उसने सोचा बाद में जाके कम होगी तो मैं अभी ही ज़्यादा क्यों ना बेच दूँ, तो अभी इस केस में वो सप्लाई बढ़ा देगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे बेचना चाहेगा क्योंकि वो प्रोड्यूसर है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को इम्पैक्ट करती हैं, अफेक्ट करती हैं। अब ये जितने भी आपको मैंने डिटर्मिनेंट्स और ये फैक्टर्स बताए हैं, इनमें से कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जो मार्केट सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं, कुछ इंडिविजुअल सप्लाई को। तो जब आप मार्केट सप्लाई की बात करोगे तो मार्केट सप्लाई को ये सारे ही इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है, सारे। पर अगर इंडिविजुअल सप्लाई की बात करें तो उसमें से एक आपका ये नंबर ऑफ फर्म्स हट जाएगा और एक आपका एक और आपका कौन सा, गवर्नमेंट पॉलिसी गोल ऑफ द फर्म, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अच्छा हाँ, बस ये नंबर ऑफ फर्म्स वाला आपका हट जाएगा। हाँ, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस भी हट जाएगा, ठीक है, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, राइट। तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला हट जाएगा। बाकी जितने भी हैं वो आपके इंडिविजुअल सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स हैं। इंडिविजुअल सप्लाई के मतलब आपको एक तो ये हटाना है और एक ये हटाना है, क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स कहाँ से आएंगी, हम इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल सप्लाई की, इंडिविजुअल सप्लाई मतलब एक ही फर्म है तो नंबर ऑफ फर्म्स तो आएंगी ही नहीं ना, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों चीज़ें हट जाएंगी, इंडिविजुअल में और मार्केट में सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई हमने पढ़ ही लिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हाँ यही, इसके बाद है हमारा वही लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है मैंने बता ही दिया कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और जो आपका क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी सप्लाइड है और प्राइस है किसी भी कमोडिटी का, उसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। अभी जो अदर थिंग्स हैं उसमें क्या क्या आता है, अदर थिंग्स में आपके ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। तो प्राइस, इस मतलब ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट रहेंगी, तो प्राइस में और सप्लाई में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। और सप्लाई कर्व मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ऐसा होता है, ये शो करता है कि पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी भी आपकी बढ़ रही है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है सप्लाई कर्व और स्लोप उसका कांस्टेंट रहता है। ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। अब इसकी बात आती है अजम्पशंस की, कि ये जो सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई है, इसके अजम्पशंस क्या है। अजम्पशंस देखो कुछ भी नहीं है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, आप बस ये एक लाइन याद रख लो, PX PR PF NF GGP TEX। इसमें से आपको क्या हटा देना है, सिर्फ एक तो नंबर ऑफ फर्म्स हटा देना है और आपको एक और चीज़ हटानी है कि ये, एक तो आपको PX हटाना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ PX PR PF NF GGP TEX। अब इसमें से आपको एक तो ये हटा देना है नंबर ऑफ फर्म्स, एक आपको ये हटा देना है, ठीक है। इनको छोड़ के बाकी ये जितने भी हैं जिन पर मैं ऐसे लाइन कर रही हूँ, उन सब को लिख दो कि देयर इज़ नो चेंज इन दिस, देयर इज़ नो चेंज इन दिस। जैसे कि देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि देयर इज़ नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म, द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर कॉन्स्टेंट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ कॉन्स्टेंट, या फिर देयर इज़ नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर बिजनेस एक्सपेक्टेशंस आर कॉन्स्टेंट, या फिर देयर इज़ नो चेंज इन द बिजनेस एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फर्म। ऐसे करके आपको सारे पॉइंट्स अजम्पशन में लिख देना है और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अजम्पशन ये है हम यही तो अज्यूम कर रहे हैं। हमने लॉ ऑफ सप्लाई में भी क्या पढ़ा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो हम मान के चल रहे हैं कि बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं, जो मान के चल रहे हैं वही अजम्पशन है। तो ये अदर थिंग्स यानी कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रखनी है। तो बस आप ये एक लाइन याद कर लो, उसमें से एक तो इसको हटा दो, ठीक है। इसको क्यों हटाना है, क्योंकि इसका और सप्लाई का तो रिलेशनशिप हम बता ही रहे हैं, ओन प्राइस का और सप्लाई का, तो ये कैसे कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो नहीं सकता।
नंबर ऑफ़ फर्म्स क्यों कांस्टेंट होंगे भाई? नंबर ऑफ़ फर्म्स तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, दुकानें खुल भी सकती हैं और नहीं बंद भी हो सकती हैं, तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अजम्पशन में आपको ये सारी चीज़ें ऐसे कांस्टेंट रखनी है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट आता है इसका एक्सेप्शंस, कि इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई डिनाई करता है, वर्क नहीं करता, ठीक है। तो पहला है आपका एग्रीकल्चरल आउटपुट, ठीक है, एग्रीकल्चरल आउटपुट। जैसे कि एग्रीकल्चरल आउटपुट में आप ये समझ सकते हो, जो एग्रीकल्चरल आउटपुट होता है ना, वो किस पर डिपेंड करता है? नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, नेचुरल आउटपुट है। अब मान लो कोई भी कमोडिटी है, एग्रीकल्चरल कमोडिटी, जैसे कि वीट, मान लो वीट का क्या हुआ, प्रोडक्शन ख़राब हो गया नेचर की वजह से, इस बार ज़्यादा बारिश नहीं हुई, फसल ख़राब हो गई, तो क्या होगा, सप्लाई उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। अब सप्लाई कम होने से प्राइस, मतलब कितना भी रहे सप्लाई उसकी उतनी ही रहेगी। प्राइस अगर पहले 10 रुपये था तो क्या होगा, सप्लाई तब भी 20 यूनिट्स थी। अब प्राइस अगर 50 रुपये भी हो जाए तब भी सप्लाई 20 यूनिट्स ही रहेगी, क्योंकि ये चीज़ नेचर पे डिपेंड करती है। अगर और कोई चीज़ होती जो मशीन से बनती है या मतलब हैंडमेड, मतलब जो ह्यूमन मेड है, तो वो फिर भी दोबारा से प्रोड्यूस हो सकती है, उसकी सप्लाई बढ़ाई जा सकती है, पर ये नेचर पे डिपेंड करता है, ये जो एग्रीकल्चरल आउटपुट होता है। तो ये क्या है, इसकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, चाहे प्राइस कितना भी बढ़ जाए या प्राइस कितना भी घट जाए। तो ये एक आपका एक्सेप्शन है फॉर लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आपका आता है सोशल डिस्टिंक्शन। जो गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन होते हैं, यानी कि ऐसे गुड्स जो कि मतलब जो बहुत महंगे गुड्स होते हैं ना, उनकी बात हम कर रहे हैं। जैसे कि जो बहुत ही ज़्यादा महंगी कार्स हैं, फ़ोन्स हैं, ज्वेलरी है, डायमंड्स हैं, तो क्या होता है, अगर इनका प्राइस और ज़्यादा बढ़ेगा तो इनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी या फिर बहुत ना के बराबर बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या होता है, प्राइस अगर इनका बढ़ता है तो सप्लाई नहीं बढ़ती है। ये एक आपका कह सकते हो वो है, एक्सेप्शन है, ठीक है। और लास्ट आता है आपका पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स क्या होता है, पेरिश मतलब जो कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, पेरिश होना मतलब ख़राब हो जाना। तो पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ हैं जो फ्रूट्स हैं, मान लो फ्रूट्स है हो गया, सब्जियां हो गई, या फिर कोई दवाइयाँ और कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे उनकी एक्सपायरी डेट है। तो क्या होगा, ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़राब हो सकती हैं, सड़ सकती हैं, उनसे क्या होगा, उनकी जो सप्लाई है ना, उसमें चेंज नहीं आता है। मतलब प्रोड्यूसर प्राइस कम होने पर ऐसा नहीं है कि उनकी सप्लाई कम कर देगा, वो चाहता है कि एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेच दे। वो प्राइस कम होने का या ज़्यादा होने का वेट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने वेट किया, मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो जल्दी सड़ सकती है, मैं सोच रही हूँ कि यार अभी प्राइस बढ़ेगा ना, बाद में जाके उसका तब उसको बेचूंगी, तो क्या होगा, बाद में देर हो जाएगी और वो चीज़ें जो सड़ सकती हैं, जल्दी ख़राब हो सकती है, वो अभी के अभी ख़राब हो जाएंगी। तो मेरा फ़ायदा तो हुआ नहीं, उल्टा घाटा हो गया। मैंने इस प्राइस पर भी नहीं बेच पाई ना उस पर बेच पाई, वो रखी रखी ख़राब हो गई, अब वो बेचने लायक ही नहीं रही। उल्टा मेरा पैसा जो मेरी जेब से लगा था, मेरी कॉस्ट वो भी चली गई। तो इसीलिए क्या होता है, ये एक एक्सेप्शन है पेरिशेबल गुड, यानी कि प्राइस बढ़ने पर या फिर प्राइस कम होने पर इनकी सप्लाई कम ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। ये एज इट इज़ रहती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब उतनी ही वो बेचने की कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट्स और सप्लाई के बारे में सारी चीज़ें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व, यानी कि सप्लाई कर्व कैसे मूव करेगा, कैसे शिफ्ट करेगा, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स, ठीक है, मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स। अब जब हम मूवमेंट्स और शिफ्ट्स की बात करते हैं, तो जैसे हमने डिमांड कर्व में पढ़े थे ना, मूवमेंट्स और शिफ्ट्स, सेम वही चीज़ें हमको यहाँ करनी है, ठीक है। यानी कि अब देखो, मूवमेंट कैसे होता है और शिफ्ट कैसे होता है। मूवमेंट होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। शिफ्ट कैसे होगा, लेफ़्ट या फिर राइट,
लेफ़्ट या राइट, हाँ ठीक है। जो अपवर्ड मूवमेंट होता है इसमें, इसको हम किस नाम से जानते हैं, एक्सटेंशन से। और जो इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट होता है उसे हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन से। इसमें जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है वो होता है डिक्रीज़, यानी कि डिक्रीज़ इन सप्लाई। और इसे हम राइटवर्ड शिफ्ट को हम बोलते हैं इंक्रीज़ इन सप्लाई, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि एक्सटेंशन की वजह से अपवर्ड मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, और डिक्रीज़ की वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, इंक्रीज़ की वजह से राइटवर्ड शिफ्ट होता है, क्या, सप्लाई कर्व, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो एक्सटेंशन और अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, मतलब जो बेसिकली मूवमेंट्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं, चेंज इन ओन प्राइस। कमोडिटी का जो खुद का प्राइस होगा ना, उसमें चेंज होने की वजह से क्या होगा, मूवमेंट होगा, यानी कि जो सप्लाई है वो या तो एक्सटेंड होगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी। पर यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स। जो हमने सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे ना, अदर डिटर्मिनेंट्स, उनके चक्कर में जो मतलब चेंज आएगा उसमें इंक्रीज़ होगा सप्लाई में या डिक्रीज़ होगा। तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो जब यहाँ पे ओन प्राइस में चेंज आ रहा है तो जो अदर डिटर्मिनेंट्स है ना, अदर डिटर्मिनेंट्स वो यहाँ पर क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। अदर डिटर्मिनेंट्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और क्योंकि यहाँ पे अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से चेंज आ रहा है तो यहाँ पे ओन प्राइस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ओन प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ आप लिख सकते हो किसकी वजह से चेंज आता है, यहाँ पे पी एक्स की वजह से, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे बाकी जितने भी हैं आपके डिटर्मिनेंट्स क्या थे, पी एक्स के बाद पी आर, पी एफ, एन एफ, जी, जी पी, टी और ई एक्स, इन सब की वजह से चेंज आता है। यहाँ पे ये कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे ये सारे कांस्टेंट रहेंगे। इतनी सी बात है मूवमेंट्स और शिफ्ट्स की। अब मूवमेंट्स और शिफ्ट्स को हम कैसे शो करते हैं ये हम देख लेते हैं। जैसे कि ये है आपका एक ये है प्राइस, यहाँ पर ये है आउटपुट। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले प्राइस था इतना और क्वांटिटी सप्लाइड थी इतनी, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड थी इतनी। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, क्योंकि प्राइस में ही चेंज आएगा, मैंने बताया ओन प्राइस में, तो ओन प्राइस उसका बढ़ गया। ओन प्राइस बढ़ने से क्या होता है, जो आपकी क्वांटिटी है वो भी बढ़ती है, क्वांटिटी भी बढ़ गई, यानी कि सप्लाई बढ़ गई। और जब सप्लाई बढ़ गई तो देखो सप्लाई पहले यहाँ इस पॉइंट पर थी ना, अब वो कहाँ आ गई है, इस पॉइंट पर, यानी कि ये अपवर्ड मूवमेंट हुआ, अपवर्ड मूवमेंट हुआ ना, यानी कि ये क्या है, एक्सटेंशन इन सप्लाई। एक्सटेंड होती है ना, कोई चीज़ एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि एक्सटेंशन हो गया। इसी तरह जैसे कि यहाँ पे क्या है, प्राइस, ये है क्वांटिटी, पहले थी आपकी प्राइस इतना और क्वांटिटी इतनी बेच रहे थे आप, फिर आपका प्राइस कम हुआ तो आपकी प्राइस यहाँ आ गई, क्वांटिटी यहाँ आ गई, तो आपका सप्लाई कर्व ये है। पहले सप्लाई कहाँ थी, इस पॉइंट पे थी, प्राइस कम होने से सप्लाई कम हुई तो क्या हुआ, यहाँ पर आ गया, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया, यानी कि आपकी सप्लाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई और सप्लाई कर्व में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो ये होता है सप्लाई कर्व में एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसे हम ऐसे दिखाते हैं एरोस के थ्रू, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। और मूवमेंट ऐसे याद रखना है आपको, सप्लाई कर्व पे ही होगा, मतलब एक ही सप्लाई कर्व रहेगा, सप्लाई कर्व और कोई दूसरा नहीं बनेगा, इसमें दो सप्लाई कर्व दूसरा बन जाएगा, पर यहाँ पे क्या है, सप्लाई कर्व एक ही रहता है, उसी पे ही एक्सटेंशन होता है या उसी पे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसमें क्या है, देखो इसमें अभी हमने पढ़ा क्या कांस्टेंट रहेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। चेंज किसकी वजह से आएगा, इन सब की वजह से, इनमें से किसी की भी वजह से या फिर इन सब की वजह से। तो जैसे कि प्राइस यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये आपका मान लो सप्लाई कर्व है, ठीक है, ये है सप्लाई कर्व। अब इस पॉइंट पर क्या है, आपकी ये प्राइस है और ये है क्वांटिटी सप्लाइड, पी और क्यू। अब क्या हुआ,
लेट अस सपोज आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ़ फर्म्स बढ़ जाती हैं, कोई सा भी हम ले लेते हैं, नंबर ऑफ़ फर्म्स बढ़ गई, या फिर आपका क्या कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी यानी कि आपका टैक्सेशन रिड्यूस कर दिया, या फिर सब्सिडी बढ़ा दी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, इन सब से क्या होता है, सप्लाई इंक्रीज़ होती है। मैंने बताया था जो जो अभी मैंने बोला उन सब से सप्लाई इंक्रीज़ होगी। सप्लाई जब इंक्रीज़ होगी तो प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, तो प्राइस तो यहीं रहेगा, प्राइस तो क्या है, यहीं रहेगा, प्राइस कहीं नहीं जाएगा। और जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो सप्लाई आगे बढ़ जाएगी, यानी कि इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो ये आपका नया सप्लाई कर्व बन जाएगा। यहाँ पे देखो ये नई आपकी सप्लाई मतलब क्वांटिटी सप्लाइड आ गई, प्राइस उतना ही है, पहले आप इतने ही प्राइस पे इतना बेच रहे थे OQ, अब आप OP प्राइस पर ही OQ1 बेच रहे हो, आपने क्या किया, सप्लाई बढ़ा दी, यानी कि राइटवर्ड मतलब इंक्रीमेंट राइटवर्ड शिफ्ट हुआ और सप्लाई में इनक्रीज़ हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ, इन सारे फैक्टर्स की वजह से। इसी तरह जब आपकी प्राइस कांस्टेंट थी, ये आपका सप्लाई कर्व है S1, अब आपका क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिए या फिर सब्सिडी कम कर दी, आपकी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिड्यूस हो गई, और साथ ही साथ आपका जो गोल है वो हो गया आपका क्या कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या फिर आपकी नंबर ऑफ़ फर्म्स कम हो गई। तो इन सब के चक्कर में आपकी सप्लाई रिड्यूस होती है, यानी कि प्राइस तो कांस्टेंट रहा, पहले भी OP था, अभी भी OP है, पर सप्लाई पहले OQ1 थी, अब वो OQ2 हो गई है, यानी कि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया आपका सप्लाई कर्व, ये नया सप्लाई कर्व हो गया S2। तो मूवमेंट्स और शिफ्ट्स ये क्या होते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर जैसे आपके पास क्वेश्चन ऐसे आता है बेसिकली, जैसे कि आपको दिखाना है, शो हाउ द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हाउ द इंक्रीज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स द सप्लाई कर्व, या फिर क्या क्या उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप बता दोगे कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर इंक्रीज़ होता है तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। या फिर आप बता सकते हो कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आपको ये याद रखना है, गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा रही है तो गवर्नमेंट टैक्स वाला जो फैक्टर है वो अदर फैक्टर्स में आता है, इसकी वजह से एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसकी वजह से शिफ्ट होगा। तो आप याद रखोगे टैक्स बढ़ा दिए, ठीक है, कॉस्ट बढ़ गई हमारी, और हम क्या करेंगे, कम प्रोडक्शन करेंगे, कम सप्लाई होगी, यानी कि सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको याद रखने हैं क्या कहते हैं मूवमेंट्स और शिफ्ट से। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है थियरी ऑफ सप्लाई। और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा समझ में आया होगा, जो भी मैंने शॉर्ट में जल्दी से समझाने की कोशिश करी है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, इशू है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप ऑफ कोर्स मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो, उसका यूज़र नेम आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।